आज भोपाल गैस त्रासदी को तकरीबन 38 साल होने को आ गए हैं। हम लोग मौजूद हैं इस बरसी के मौके पर पद्मश्री स्वर्गीय जब्बार साहब के यहाँ। आइए उनकी शरीक हयात सायरा जब्बार से बात करते हैं और जानते हैं उनके हाल। सायरा जी खैर मकदम। सायरा जी बताइए कि आज पद्मश्री जब्बार साहब को गुजरे तकरीबन 3 साल हो गए जी। तो इसमें आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल गया? देखिए, जब्बार साहब को आज 3 साल हो चुके हैं दुनिया से जाए। तो मेरी जिंदगी में जो उस वक्त वो हयात थे तो मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। आज वो मेरे साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि जब्बार आज मेरे साथ में नहीं है तो मुझे दुख होता है। क्योंकि उन्होंने 3 अपनी औलाद छोड़ के गई तो मैं उन्हीं को बच्चों को वही समझ के एक नयामत समझ के अपनी जिंदगी का बसर कर रही हूँ। ये समझ के कि जब्बार साहब आज भी मेरी जिंदगी में हैं और मेरे दिल में रहेंगे हमेशा। गैस पीड़ितों के लिए जो उन्होंने इतना काम किया जब वो हयात थे तो यहाँ से ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई उन्होंने लड़ी। किस तरह से कर पाते थे वो ये सब चीजें? जब गैस 84 में उनको लगी था, पूरे भोपाल वासियों को गैस लगी, उसमें वो भी प्रभावित थे, मेरे परिवार के लोग भी प्रभावित थे, उनके माता पिता भी प्रभावित थे, वो खुद जो थे बीमार हो गए थे, अपनी तबीयत को बिल्कुल नहीं देखते थे। बस उनको एक ही मकसद था कि मुझे ये गैस आदमी जो भी काम है, गैस पीड़ितों का जो भी काम है, इनके हक के लिए मुझे आवाज उठानी है। और उसी दिन से ही इन्होंने ये आवाज उठा ली थी कि मैं इनका हक उनको जरूर दिलवाऊंगा। तकरीबन आज पूरे 38 साल होने को आ रहे हैं केस के लिए। तकरीबन उन्होंने संघर्ष बराबर किया है, एक भी दिन सुकून से नहीं बैठे हैं, बराबर रात दिन उन्होंने संघर्ष किया है। गैस आजादी को लेके, गैस पीड़ितों को लेके, वहाँ बहुत क्या मंजर था, हजारों लोग मारे जा रहे थे, हजारों लोग मर रहे थे, जानवर पशु सब, बहुत भयानक वो मंजर था 1984 का। जब्बार साहब का ताल्लुक कहाँ से है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से एजुकेशन लिया उन्होंने? क्या किया था? देखिए, जब्बार साहब का ताल्लुक वैसे भोपाल में उनके पैदा वो लखनऊ में हुए थे। जब्बार साहब जब 5 साल के थे तो उनके पापा और मम्मी या भोपाल उनको लेकर आ गए थे। उनके जो फादर थे, जब्बार साहब के फादर थे, वो पंजाब से थे जी, और माँ जो थी वो लखनऊ से थी। तो उन लोगों की शादी हुई जब जब्बार साहब हुए दुनिया में आए तो वो दोनों जब्बार साहब को 5 साल की उम्र से भोपाल में लिया। जब से भोपाल में रह रहे हैं जब्बार साहब राजेंद्र नगर के मकान में, वहीं उनकी पढ़ाई हुई। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई, माँ बाप के हालात ऐसे नहीं थे कि जब्बार साहब को पढ़ा सके। जितनी उनकी कोशिश रही माँ बापों की, उन्होंने उनकी सपोर्ट करी। उसके बाद फिर ये अपनी पढ़ाई के जिम्मा खुद ही उठाते थे। वो पढ़ाई के लिए पोस्टर लगवाते थे फिल्मों में, रेलवे स्टेशन में लाइटें रहती थी, उसके नीचे वो पढ़ते थे, चिरागों में पढ़ते थे। जब जाके उन्होंने ये डिग्री हासिल करी, इस आज मुकाम पर आकर खड़े हुए थे। वो जब्बार साहब का मिजाज कैसा था? उनका मिजाज के बारे में तो क्या खासियत थी? बहुत अच्छा, उनका बहुत ही अच्छा मिजाज था। हंसमुख इंसान थे, बहुत साधारण से इंसान थे, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होने के बावजूद भी अंदर कितने गम है उनके ये पता नहीं चलता था। इतनी हमेशा मुस्कुराहट रहती थी चेहरे पे। जब भी किसी इंसान से बोलते थे तो हमेशा मुस्कुरा के ही बोलते थे। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि इस इंसान के दिल में इतना दर्द होने के बावजूद भी ये इतना मुस्कुरा रहा है। इस तरह से भी हर इंसान को डील करते थे। कभी तेज आवाज में किसी से आवाज में बात नहीं करते थे, जिससे भी बात करते थे मुस्कुरा कर जवाब देते थे उसके साथ। गैस पीड़ित से रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो लोग मिलने आते हैं। बहुत से लोग आते थे उनके ऑफिस में, हजारों से लोग आते थे, हजारों से लोग उनको वो खुद अटेंड करते थे। हर शख्स उनके बारे में उनकी तारीफ ही करता था।
कहते थे कि इतने दिल में इतना दर्द होने के बावजूद भी इस शख्स के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट। जो ये इन्होंने ये फाइट की है, लड़ाई लड़ी गैस पीड़ितों के लिए जी भोपाल के, तो इसमें आपका क्या इसमें योगदान रहा? आपकी क्या? देखिए, जब उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी 84 से, उन्होंने 84 में जब गैस निकली, जी 1984 में जब गैस निकली, उसके 2 साल बाद उनका एक संगठन बना, जो संगठन का नाम स्वाभिमान केंद्र के नाम, महिला उद्योग संगठन के नाम से जाना गया। उसी दिन से इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो शुरू हुई है, तो आज 38 साल होने को आ रहे हैं। ये उसी संगठन की वजह से और ये जब्बार साहब की वजह से ही है, जो इतने साल तक ये लड़ाई लड़ी जी और लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें अपना मुआवजा नहीं मिल जाता है। उस संघर्ष में मेरी भूमिका ये रही कि मैं कभी कभी उनके साथ रहती थी। मैं उनके ना, जब तो जुलूस वो दिल्ली लेके जाया करते थे, तो मैं उनके साथ कभी चली जाती थी, कभी बच्चों की वजह से नहीं जा पाती थी। जी तो मेरा योगदान कभी कभी हो जाता था और कभी भी ये कहते थे कि आप थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दीजिए, छोटे बच्चे हैं। जी जी। गुजारा किस तरीके से हो रहा है? आप किस तरह से अपना घर चला रही हैं आप इस वक्त? बस अल्लाह का करम है, सरकार ने हमारी थोड़ी बहुत मदद करी है। सरकार ने मुझे ये अलाउड करा है ये मकान। जी जी। और इस लड़ाई को आप आगे भी बढ़ा रही हैं, जी लेकिन उसके साथ साथ आपका कोई सपना भी, आप क्या सोचती हैं जी उसको लेके? मैं आप चाहती हूँ कि जो संघर्षण जो चल रहा है, अभी जो लड़ाई चल रही, अभी जो मुआवजा बाकी रह गया, तो मैं सरकार से यही चाहूँगी जो बचा हुआ मुआवजा रह गया वो गैस पीड़ितों को दिया जाए। और मैं सरकार से एक अपील और करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जब्बार साहब के नाम पर एक अस्पताल उनके लिए खोला जाए, जो गरीबों गैस पीड़ितों का फ्री इलाज हो। उस अस्पताल में हर चीज का डॉक्टर होना चाहिए और गरीबों मुफ्त इलाज होना चाहिए, गैस पीड़ितों के लिए ही इलाज होना चाहिए। तो मैं यह सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि एक उनके अस्पताल उनके नाम का बना जाए और दिया जाए। जब्बार साहब के जाने के बाद आप क्या ऐसा फील करती हैं कि जो लोग इतना हुजूम लगा रहता, तो लोग आपके यहाँ आते थे अपनी समस्याएं लेकर, जी तो लोग अब आपको याद नहीं करते, या आपको किसी फंक्शन में बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, लोगों ने आपको बुला दिया, क्या सोचती है? नहीं ये बुलाना नहीं बुलाया तो खैर नहीं। जब्बार साहब ऐसी हस्ती थी कि हर इंसान के जबान पे जब्बार नाम चढ़ा हुआ था। जी वो ऐसी हस्ती थी कि हर इंसान उनको एक संगठन अब्दुल जब्बार गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के नाम से जानते थे। मुझे नहीं लगता कि भोपाल के लोग इतनी जल्दी उन्हें भूलेंगे। मुझे लगता है कि मेरे दिल में जब्बार हैं तो सारे भोपाल के वासियों के दिल में भी जब्बार होंगे। वो जानते थे कि हाँ जब्बार क्या थे, वो क्या रहे हैं जिंदगी में। अखलाकन आपके बारे में जानने लोग आते हैं आपसे? आते हैं बहुत से लोग, खैरियत मेरे लेते पास हैं। फोन भी आते हैं, हाल चाल जानने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। अल्लाह का एहसान है कि हम ठीक हैं। बस यही दुआ करती हूँ कि भोपाल वासी भी उनको याद रखें, उनके दिलों में रहें, उनको जाने, उनको पहचाने कि जब्बार साहब क्या थे और क्या नहीं। गैस पीड़ितों के जो फंक्शन होते हैं या जो भी इनके, उसमें आपको इनवाइट किया जाता है, आपको बुलाया जाता है? जी हाँ, बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी मुझे ये अवार्ड मिला रहेगा, ये मुझे मिला है अवार्ड। बहुत से फंक्शनों में मुझे बुलाया जाता है सम्मान के ये क्या लिए। दिया गया आपको? अभी ये मुझे मिला है बरकतुल्लाह भवन से, जी ये आला अवार्ड मुझे अभी मिला है। जी जी तकरीबन 8 दिन पहले मिला है मुझे। जी जी। जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है या सम्मान के लिए कोई बात होती है तो मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ शिरकत करती हूँ। जी जी जी। आप ये सब चला रही हैं, अभी घर के निज़ाम जो भी हैं, तो बच्चे हैं, तो इनका एजुकेशन का, इनकी शिक्षा का इंतजाम आप किस तरह से कर रही हैं? क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं ये सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी बच्चों की फीस नहीं भर पा रही हूँ। तो सरकार से मेरी यही अपील है कि मेरी एक है ना जी पेंशन बांध दे, जिससे मेरे घर का दाल रोटी चल सके। मेरे जो और जो बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें काबिल बनाना चाहती हूँ। जब्बार साहब की ख्वाहिश थी कि जी। मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छे इंसान बन जाए। हमारे अभी जो वर्तमान जो अभी सीएम है शिवराज सिंह चौहान, इससे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल करना चाहूँगी। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि सर देखिए, जब्बार साहब के बारे में कौन इंसान नहीं जानता था, आप भी अच्छी तरह जानते थे। आपने तो उनके नाम का भाषण भी दिया था, मैंने सुना था उनका भाषण, वो भी पेपरों में भी आया था। आपने उनके लिए कुछ अल्फाज बोले थे। तो मैं ये चाहूँगी कि उनसे कि मेरे घर की हालत अभी ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा मेरे घर के हालात को ठीक कर दीजिए। हर इंसान अपनी जिंदगी का एक मकसद लेके चलता है जी और उसको हासिल करना चाहता है। जी तो
तो पद्मश्री जब्बार साहब जो थे, इनका भी कोई मकसद तो रहा होगा जिंदगी का। उनका मकसद सिर्फ एक ना गैस पड़ी तो कई मकसद रहा है। जी जी उनका आम जिंदगी में कोई मकसद नहीं रहा। उन्होंने अपने परिवार को ही नहीं देखा, उन्होंने अपने परिवार को ही वक्त नहीं दिया, क्योंकि उनको सबसे बड़ा मुद्दा उनका गैस पीड़ित का ही रहा है। उनको ये लगता था कि गैस पीड़ित है तो मैं हूँ, गैस पीड़ित नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो उनका सबसे बड़ा मकसद गैस पीड़ित ही रहेगी। जी आंधी हो तूफान हो, गैस पीड़ितों के लिए चले जा रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिस इंसान के लिए वो खड़े ना हों। आधी रात को अगर 12 बज रही है 2 बज रही है तो आधी रात को उठ के जा रहे हैं, उस शख्स को अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं। कोई चीज की परेशानी आ रही है उसको हैंडल करवा रहे हैं, उसको सब चीज सुविधाएं दिलवा रहे हैं। हर चीज उन्होंने आगे से आगे, न बारिश देखी, न दिन देखा, न रात देखी, न अपनी तबीयत को देखा। वो खुद इतने पेशेंट बीमारी होने के बावजूद भी गैस पीड़ितों के संघर्ष के लिए हमेशा लड़ते रहे और लड़ते लड़ते चले गए दुनिया से। गैस कांड जो हुआ था इसके विक्टिम वो भी थे? जी बिल्कुल थे, उनको भी गैस लगी थी। उनकी तो आंखों पे ना उनको दिखना कम हो गया था, शुगर हो गई, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। जी वो खुद इतने पीड़ित थे, उसके बावजूद भी कभी उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रही, कभी अपना दुख किसी के आगे जाहिर नहीं किए। हम लोगों की माली हालत ठीक नहीं थी। बहुत से लोग कहते थे कि न जब्बार साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास तो लाखों का पैसा है, लाखों उनके पास अरबों पैसा है। अरे भाई है तो आप बताइए ना कहाँ है? आपने देखा ना हम लोगों का घर आके कि किस हालत में ना रह रहे थे जब्बार साहब, किस हालत में। जब आपने मीडिया आपके घर पहुंची तब आप लोगों को यकीन हुआ कि जब्बार साहब ऐसे घर में रहते थे। पन्नी वाला घर था हम लोगों का, पन्नी वाले घर में उन्होंने इतनी जिंदगी काटी, हालात करके सही नहीं थे। वो शख्स ऐसा इंसान, आज वो दुनिया उनको बदनाम कर रही थी जो, और रहा फिर हालात ऐसे थे कि उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे जूते खरीदने के लिए। एक जूता फट गया था नीचे से तो वो पानी लगा उनके पैर में, पैर में पानी लगने के कारण उनके पैर में छाला पड़ गया। वो छाला पड़ते पड़ते बड़ा बड़ा जख्म बन गया, इतना बड़ा जख्म बन गया था कि पैर काटने की नौबत आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आपको पैर काटना पड़ेगा, तो जब्बार साहब ने मना कर दिया कि नहीं मैं पैर नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद भी वो संघर्ष करते रहिए, इतनी बीमारी के बावजूद भी वो संघर्ष करते रहिए। वो अस्पतालों से वापस अपने ऑफिस में आते थे, मैं खुद उनको लेके जाती थी, मैं खुद उनको अस्पताल से उनके ऑफिस में लेके आती। जो भी उनके जो काम थे वो उस काम को जिम्मेदारी से करते थे। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो अपना संघर्ष नहीं छोड़े। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त तक उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा है। मीडिया जो थू उन पे कीचड़ उछालता था, जो लोग बोलते थे उनके बारे में, बहुत शर्मिंदा हुई उनके इंतकाल के बाद कि जब्बार साहब ऐसे एक पन्नी वाले घर में रहते हैं, इनके हालात ऐसे थे, इतनी व्यवस्था, मतलब उनको कोई सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिला। ऑफर उनको इतने आए, इतनी हर चीज का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने कभी उस ऑफर को नहीं लिया, हमेशा ठुकराया उस ऑफर को। लोगों के हक के लिए, गैस पीड़ितों के हक के लिए। सरकार से और क्या हेल्प मिली आपको? क्या सरकार ने इसमें कुछ मदद करी आपको इस अवार्ड के साथ साथ? हाँ, मुझे देखिए सरकार ने अभी मोदी जी ने मुझे पद्मश्री अवार्ड दिया था 2020 में। जी। मैं खुद गई थी लेने के लिए दिल्ली। जी जी। मेरा बेटा गया था मेरे साथ और उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे ये अवार्ड से नवाजा। जी जी। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि इतना तो मेरा बंदोबस्त कर दीजिए, इतनी तो मेरी हेल्प कर दीजिए। जो जब्बार साहब ने 35-38 साल जितना भी संघर्ष करा है, उस संघर्ष के परिवार के लिए, जब्बार साहब के परिवार के लिए कुछ मदद आती कर दी। तो मैं यही चाहूँगी सरकार से कि मेरी मदद करें और मेरे बच्चों को कोई नौकरी मिल जाए, उनकी भविष्य आगे उनका अच्छा हो, उज्जवल हो उनका भविष्य। मैं चाहती थी, जब्बार साहब चाहते थे कि मेरे बच्चे कुछ पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने, उनके बाप का नाम रोशन करें जैसे उन्होंने नाम रोशन करा है। तो वो भी मैं यही चाहूंगी कि उनके बच्चे भी नाम रोशन करें। मोदी जी से भी आपकी इस बारे में कुछ, जब आपने अवार्ड लिया होगा उनसे भी कुछ बात हुई होगी? जी, मैंने भी उनके सामने भी मैंने यही बात रखी जो आज मैं यहाँ बोल रही हूँ। मैंने कहा सर मुझे आपके 5 मिनट बात करने का मौका दे दीजिए, मुझे कुछ अपने आप में बात करनी है आपसे। तो उन्होंने मुझसे ये जवाब दिया कि मैं देखता हूँ आपके लिए। तो अभी आप उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे
अभी अपनी मैसेज कुछ देना चाहेंगे? जी जी, मैं यही कहना चाहूँगी मोदी सर से कि है ना सर, देखिए जब्बार साहब के बारे में हर इंसान जानता था और आप भी जान गए थे कि वो आपने खुद राष्ट्रपति जी उन्होंने कहा कि खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत भोपाल के लिए काम किया है। तो मैं उसी आधार पे कहना चाहती हूँ, जब उन्होंने इतना काम किया था तो आपने उनके परिवार को नहीं समझा। आपका क्या कर्तव्य था कि आप थोड़ा सा समझ लेते उनके परिवार को, या कुछ बात ही कर लेते। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर बस इतना कर दीजिए कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदारी ले करवा दीजिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए जिससे मेरे बच्चों की पढ़ाई हो सके, वो आगे बढ़ सके और मेरी कोई नौकरी या पेंशन का कोई व्यवस्था हो जाए तो बेहतर रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगी। जी। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं घर में? मेरे परिवार में मेरे 3 ही बच्चे हैं जी। मैं हूँ और उनके परिवार जब्बार साहब के परिवार में भी उनकी बहन थी, उनके सब में से उनकी बहन भी गुजर बहन थी और एक भाई और हैं। मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या उम्मीद रखती हैं इनसे? देखिए सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए जब्बार साहब ने इतने सारे संघर्ष करा, जो गैस पीड़ितों को जो बकाया मुआवजा रह गया है पहले तो वो करवा दीजिए, उनको वो उनका हक दिलवा दीजिए। जो आखिरी उनकी तमन्ना थी जब्बार साहब की, वो उनको गरीबों तक उनका हक पहुंच जाए। गैस पीड़ित से प्रभावित हैं जो अपनी बीमारियों को झेल रहे हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं है, विधवा पेंशन सही नहीं मिल रही है। तो मैं ये चाहूंगी सरकार से कि विधवा पेंशन की कम से कम विधवा जो गैस पीड़ित प्रभावित हुई है उनको 2000 रुपये महीना मिला जाए। 2 अस्पताल में प्राइवेट में दिखाने गई, एक यहाँ 5 नंबर पे हॉस्पिटल है वहाँ भी गई, वो आयुष्मान को लेगी ये मेरे को ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने वो आयुष्मान दिखाया तो कह रहे मैडम इस पर कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैंने उनसे बहस करी कि मैंने जब इस पे इलाज नहीं है तो फिर इस पे लिखा क्यों है कि इसको 5 लाख का इलाज फ्री है, क्यों किया फिर ये सब क्यों हो रहा है? ये गैस पीड़ितों के साथ ऐसा आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं तो गैस पीड़ितों को उस पर फ्री इलाज मिलना चाहिए ताकि बहना गैस पीड़ित दर दर ना भटके, परेशान ना हो। वो परेशान होकर बेचारा वापस घर आ जाता, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? उनको फ्री इलाज मिले, दवाएं वक्त पे मिले, गैस पीड़ितों को मुआवजा मिले और जो युवा हैं उनको कोई रोजगार मिले और विधवाओं को पेंशन बराबर हर महीने मिले। तो ये थी पद्मश्री जब्बार साहब की शरीक हयात सायरा जब्बार। आपसे हमने बात की और आपका हाल जाना। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला नया साल आपकी जिंदगियों में खुशियाँ लेके आएगा। इसी कामना के साथ वसीम खान, समाचार पॉजिटिव।